आज मैं केमिस्ट्री की 4th यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। जो वर्ड काइनेटिक्स है ये रिलेटेड है स्पीड से। तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस की स्पीड के बारे में या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। साथ में वो फैक्टर्स जिन पर आपकी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है, मतलब एक रिएक्शन फास्ट है आपकी, एक रिएक्शन स्लो है, तो वो कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण एक रिएक्शन स्लो है या फिर एक रिएक्शन फास्ट है। साथ में हम रिएक्शंस का मैकेनिज़्म भी करेंगे। मैकेनिज़्म हमें ये बताता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। रिएक्शन एक स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है और एक से ज़्यादा स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड, मतलब किस दर से आपके जो रिएक्टेंट हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ? ये मैं पता कर सकता हूँ उनकी कंसंट्रेशन को चेक करके, उनकी मात्रा को चेक करके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ घटती है और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक टाइम इंटरवल ले लूँगा, एक पीरियड ले लूँगा टाइम का, और ये देखूँगा कि उस समय जो मेरी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज़ हो रही है और जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज़ हो रही है। तो यही डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है। अगर ज़्यादा चेंज आ रहा है तो सीधी सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, और अगर कम चेंज आ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तो डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। चलिए अब हम देखते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने एक जनरल इक्वेशन ली है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। लेट एट एनी टाइम t1, मैंने एक टाइम ले लिया t1 जिस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 है, इनिशियल कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन, और एट टाइम t2 जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या है आपकी R2। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ इसके लिए तो डेफिनेशन लगाइए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, है ना। तो फाइनल तो कंसंट्रेशन कितनी है R2 और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है R1 अपॉन टाइम इंटरवल। कितना टाइम इंटरवल है मेरा, t2 फाइनल टाइम और माइनस इनिशियल टाइम t1। तो अब आप यहाँ पर देखिए R1 और R2 में से क्या ज़्यादा होगा, R1 ज़्यादा होगा और R2 कम होगा, ठीक है। R1 ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये टाइम के साथ क्या होता रहेगा, घटता रहेगा, ठीक है, और जो R2 है वो वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी। तो R2 में से जब R1 घटाओगे तो वैल्यू कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ध्यान रखना आपने, माइनस साइन लगेगा, माइनस डेल्टा, डेल्टा का मतलब है चेंज, डेल्टा R, R का मतलब रिएक्टेंट, और यहाँ पर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगा रहा हूँ, इसका मतलब कंसंट्रेशन। तो इस पूरी टर्म का क्या मतलब हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T क्या आपका, चेंज इन टाइम विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन जरूर लगेगा। अब चलिए प्रोडक्ट की टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t1 इज इक्वल टू कितना है p1, और एट टाइम t2 कंसंट्रेशन कितनी है p2, ठीक है। तो
उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 माइनस P1 अपॉन चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। और जो P2 होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ बढ़ती है, तो P2 इट इज़ ग्रेटर देन P1। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T क्या है आपका, चेंज इन टाइम। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। चलिए अब हम आगे करते हैं, यूनिट्स क्या हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसको कैसे डिफाइन करते हो आप, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो ऊपर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की क्या यूनिट होती है, मोल पर लीटर। नीचे टाइम है, टाइम को अगर आप सेकंड में लोगे तो एस ले लो और मिनट में लोगे तो MIN मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की, क्या यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट, दोनों में से कोई एक ही होगी। अब यदि आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो गैसेस हैं, क्या है, अगर वो गैसेस, तो गैसेस में कंसंट्रेशन तो नहीं लेते, गैसेस में क्या लेते हैं, प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर जो नोट किया जाता है गैसेस का, वो किस में किया जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो वहाँ पर क्या चेंज आ जाएगा, केवल ये जो कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड या फिर एटमॉस्फेयर पर मिनट, तो ये आ जाएगी यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की इन टर्म ऑफ गैसेस। इसके बाद आता है आपका एवरेज रेट क्या होता है। देखिए जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बेटर वे में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी भी एक स्पीड में नहीं रहती। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो रेट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहती है और रेट भी क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे कि एक गाड़ी होती है, मान लो उसकी स्पीड हमने लिख रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या वो 60 की ही स्पीड से चलती है ऑल टाइम, नहीं, कभी वो तेज़ भी चलती है और कभी वो धीरे भी चलती है। तो हमने कहा स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर बेटर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज, एवरेज स्पीड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी है, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह अगर क्या लिखा जाए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये बेटर होगा, ठीक है। देखो एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, केवल आर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके नीचे हमने क्या लगा दिया, AV एवरेज, ठीक है। वही है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद नेगेटिव साइन, एंड चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद पॉजिटिव साइन। इसके बाद आता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी क्षण, एक पार्टिकुलर टाइम पर आपकी जो रिएक्शन है उसका रेट क्या है। मान लीजिए आपकी जो रिएक्शन है वो 10 सेकंड में क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और आप ऐसा चाहते हो कि जो 5th सेकंड में रिएक्शन का रेट क्या था 5th सेकंड में, तो ये जो 5th सेकंड में जो रिएक्शन का रेट है वो क्या कहलाएगा, मेरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब है किसी पार्टिकुलर टाइम पर आपका जो रिएक्शन है उसका रेट क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप डेफिनेशन पे आ जाइए। डेफिनेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की, R इज इक्वल टू डेल्टा R बाई डेल्टा
टी, ये लिखे मैंने इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो मुझे क्या करना है, ये जो टाइम इंटरवल है ना, इसको लगभग कितना कर देना है, 0। कहने का मतलब है कि जब मैं 2 टाइम लूँगा T1 और T2, वो इतने कम होने चाहिए कि लगभग उनकी वैल्यू कितनी हो, 0। तो इस दौरान क्या होगा, जो आपकी जो कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा रिएक्शन की, वो कैसा आएगा, बहुत कम आएगा। ठीक है। और जो चेंज कंसंट्रेशन में बहुत कम आएगा, उसको यदि आप टाइम से डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका इंस्टेंटेनियस रेट। केवल क्या फ़र्क है रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में, जो डेल्टा की जगह हम क्या लिख देंगे, अब टी। ओके, डेल्टा का तो मतलब होता है स्मॉल चेंज, और डी का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल चेंज, लगभग कितना, 0। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या मान लिया जाएगा, लगभग कांस्टेंट मान लिया जाएगा, और वही क्या होगा, आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद आप कैसे एक्सप्रेस करोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में। तो मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है सिंपल सी PCl5, और ये डिकम्पोज होके देता है PCl3 और प्लस Cl2। मान लो आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म ऑफ PCl5, रिएक्टेंट है आपका, तो R इजिकल टू रेट ऑफ रिएक्शन इजिकल टू क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन चेंज इन टाइम विद नेगेटिव साइन। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा आपका, उसी तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद पॉजिटिव साइन। उस तरह से Cl2 का भी अगर लिखोगे तो प्लस साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी टर्म में लिख सकते हो, PCl5 के टर्म में भी, PCl3 के टर्म में भी, और Cl2 के टर्म में भी। तो एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाएगा, जिसकी टर्म में पूछा जाएगा, आपको केवल वही लिखना पड़ेगा। चलिए एक रिएक्शन और लेते हैं। ये है हमारे पास 2 मोल ऑफ N2O5 डिकम्पोज टू गिव 4 मोल ऑफ NO2 एंड 1 मोल ऑफ O2। इसमें आप देखिए, जब 2 मोल N2O5 के आपस में कंबाइन होते हैं, या फिर जब इसमें डिकम्पोजिशन होती है, तब जाके 4 मोल NO2 के बनते हैं और 1 मोल किसका बनता है, O2 का। तो O2 की जो अपीयरेंस है वो स्लो है, क्योंकि उसमें एक ही मोल बन रहा है। ठीक है। और जो N2O5 की डिसअपीयरेंस है, जो वो गायब हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उसकी दर ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कितने मोल डिसअपीयर हो रहे हैं, 2 मोल। ऑक्सीजन का कितना मोल बन रहा है, 1 मोल। तो N2O5 की डिसअपीयरेंस की दर ज़्यादा है एज कंपेयर टू अपीयरेंस ऑफ O2। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस टर्म में लिखना चाहें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सबकी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस अलग अलग है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो रिएक्शन है उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, कौन से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन से हैं, जैसे N2O5 है, इसमें 2 लगा हुआ, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। NO2 में ये 4 लगा हुआ, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और O2 में कितना लगा हुआ, 1। ये क्या है, हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के
स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। जैसे मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ N2O5 लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, -dN2O5 अपॉन dt, और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, इसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, किससे, 2 से। उसी तरह से NO2 वाले में किससे डिवाइड हो जाएगा आपका, 4 से, और O2 में किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, बहुत ही आसान यूनिट है और ये आप कर सकते हैं।